अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8 क्लास का जो नया सिलेबस है, नया कोर्स है, सिंगल नेशनल करिकुलम एसएनसी, उसके चैप्टर नंबर 3 द ट्विन्स, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इस यूनिट की या इस चैप्टर की रीडिंग, मीनिंग इनको हम सीख चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले रीडिंग के दौरान आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देखेंगे। उसके बाद हम बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट पजल्ड कीथ एंड किन, के रिश्तेदारों को किस बात ने परेशान कर रखा था। तो वो उन दो बच्चों के जो ट्विंस थे, जुड़वा थे, उनके सेम फीचर्स ने उनको परेशान कर रखा था। तो इसका हम आंसर करेंगे देयर सेम फीचर्स पजल्ड देयर कीथ एंड किन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग के बीच में आने वाला वो है हु मिक्स्ड द ट्विंस, के जो जुड़वा थे उनको किसने मिक्स कर दिया था। तो वो आपको याद होगा कि रीडिंग के वक्त हमने पढ़ा था कि एक नर्स जब उन्हें नहला रही थी तो उसने उन दो बच्चों को मिक्स कर दिया था। तो इसका हम आंसर करेंगे द नर्स मिक्स द ट्विंस व्हेन शी वाज वॉशिंग देम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाटल लाइकनेस। फाटल लाइकनेस से आप क्या समझते हैं। तो फाटल लाइकनेस से वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मुशाबहत हो, बिल्कुल हूबहू हो, जिसमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो। तो इसका हम आंसर करेंगे द स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस ऑफ ट्विंस ब्रदर्स स्टैंड्स फॉर फाटल लाइकनेस। तो ये रीडिंग के बीच में आने वाले क्वेश्चन थे जिनके मैंने आंसर कर दिए हैं, और यही आंसर मैं आपको रिटन शक्ल में दिखा देता हूँ। इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये टेस्ट और पेपर में आपके काम आएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आगे जो है रिमेंबर, इनोटेशन, इंटोनेशन। इंटोनेशन इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। इंटोनेशन क्या होती है कि स्पीकिंग के दौरान जो आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है उसको बोलते हैं। इंटोनेशन इज़ प्राइमरीली अ मैटर ऑफ वेरिएशन इन द पिच लेवल ऑफ द वॉइस इन विच स्ट्रेस एंड रिदम आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपकी गुफ्तगू के दौरान आवाज़ में जो उतार चढ़ाव आता है, कभी आप तेज़ी के साथ बोलना शुरू कर देते हैं, कभी आप आहिस्ता बोलना शुरू कर देते हैं, कभी आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर देते हैं, कभी आप अपनी आवाज़ को मध्यम कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में इंटोनेशन बोलते हैं। जिसमें देखें हाई हाई हाई, स्टैंडर्ड लो लो लो, यानी आपकी आवाज़ जो है कभी हाई हो रही है, कभी स्टैंडर्ड है, कभी लो है। तो इस चीज़ को इंटोनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया है अबाउट द पोइट। हम थोड़ा सा अपने पोइट के बारे में जान लेते हैं जिसने इस पोइम को लिखा है। तो ये किसने लिखी है पोइम, ये लिखी है हेनरी समरोप ली। 1837-1883 was born in London on 29 March 1837। हेनरी समोक्री ली ये 29 मार्च 1837 को लंदन में पैदा हुआ और 1883 में इसकी वफ़ात है। ही वाज अ पोइट एंड प्ले राइट, वो एक शायर था और ड्रामा निगार था, यानी ड्रामे भी लिखता था और शायरी भी करता था। ही स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम एन अर्ली एज, इसने अपनी छोटी उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। ही वाज अ ब्रिलियंट एंड विटी कन्वर्सिस्ट, वो एक बहुत ज़हीन और खुश गुफ्तार था। कन्वर्सेशनलिस्ट, जो गुफ्तगू करने वाला, और विटी जो खुशगवार हो, मतलब कि अच्छी बातें करने वाला, हंसाने वाला। एंड अ ह्यूमरस सिंगर, और वो एक समझ लें कि मज़ाहिया किस्म का सिंगर था, जो उसके सॉन्ग्स थे वो मज़ाहिया थे। ही डाइड इन लंदन इन 1883, वो 1883 में लंदन में फौत हुआ। तो ये पोइट के बारे में उसने लिखा है। उसके बाद है अबाउट द पोइम। अब इस पोइम के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि पोइम किस तरह की है।
The poem is about the physical resemblance shared by identical twins that can create confusion amongst other peoples. ये जो poem है ये दो बच्चे हैं, उनकी जो शनाख्त है वो एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखती है। इस बात ने बहुत सारे लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा की हुई है। It shows the problems faced not only by the twins themselves but by their families and friends in identifying one from the others. इस मसले ने ना सिर्फ उन को मतलब जो जुड़वे थे उनको खुद को परेशान किया हुआ था, बल्कि उनकी जो फैमिली के बंदे थे या उनके जो दोस्त थे वो भी उनको शनाख्त करने में उनको भी मुश्किलात थी, वो भी परेशान थे। The one of the poem is the tune, sorry ये नज़र सही नहीं आ रहा था, the tune of the poem is humorous। जो इस पोइम की टून है, जो लहजा है वो मज़ाहिया किस्म का है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी में फीचर क्या होता है? एनी ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द फेस एज द आइज, नोज और माउथ, यानी इंसान के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिसमें आपका फेस है, फेस पे जो आपकी आइज़ हैं, आपका नोज़ है, आपका माउथ है, वो वाले हिस्से आपका फीचर हैं। लिम्ब बॉडी के पार्ट्स होते हैं, अ पार्ट ऑफ बॉडी। फॉक्स लोग। पीपल ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और ग्रुप, किसी ख़ास ग्रुप के या क्लास के मखसूस लोग, उनको हम फॉक्स बोलते हैं। और पजल्ड परेशान करना, कंफ्यूज्ड परेशान होना। किथ एंड किन क्या होते हैं? वो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, अपने जो लोग होते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फेयरफुल खौफनाक। फीलिंग आर शोइंग फेयर आर एंजाइटी, खौफ जाहिर करना, परेशानी जाहिर करना, उसको हम फेयरफुल कहते हैं। पिच द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टून, लहजे के अंदर कभी उतार, कभी आपकी आवाज़ बुलंद हो, कभी डाउन हो, यानी उतार चढ़ाव जो आपके लहजे में होता है उसको हम बोलते हैं पिच। ऑडाज्ड परसिस्टेंट इन एफर्ट, यानी जिस चीज़ ने आपको परेशान कर रखा हो, या दूसरे लफ्ज़ों में कोशिश को जारी रखना, जो काम लगातार होता रहे उसे हम डॉज्ड कहते हैं। फ्लॉज्ड बीट समबॉडी विद अ व्हिप और स्टिक एटसेट्रा, किसी छड़ी के साथ किसी को मारना उसे हम बोलते हैं फ्लॉज्ड, चाबक मारना। फ्रूटलेसली, ये बेफ़ायदा होता है इसका मतलब। विदाउट रिजल्ट और सक्सेस, कामयाबी या नतीजे के बगैर होना। उसके बाद आगे देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़बानी कलाम की महारतें, जिसमें डायलॉग्स हो सकते हैं। लिसन टू द स्टोरी एंड ओरली आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, स्टोरी को तवज्जो से सुनना है और इस स्टोरी के एंड पे जो वो क्वेश्चन इस स्टोरी में से पूछता है उसके आंसर करने हैं। द पाइड पेपर, एक रंगीन पेपर वाला, यानी पेपर बोलते हैं जो बंदा कह सकते हैं कोई बीन बजाता हो, कोई बाजा बजाता हो मुंह से, ठीक है ना, जिस तरह फ्लूट होती है, तो इस तरह जो चीज़ कोई ऐसा बाजा जो मुंह से बजाया जाता है, मुरली जिस तरह कह सकते हैं, उसको हम पाइप बोलते हैं इंग्लिश में। और पाइपर होता है जो वो बजाने वाला होता है, उस पाइप को, पाइप की शक्ल होती है ना उसकी मुरली की, तो और पाइड बोलते हैं जो रंगीन हो। तो अब स्टोरी को तवज्जो से सुनना है। अ लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी अरसा पहले की बात है, द पीपल ऑफ हेमालीन हैड अ बिग प्रॉब्लम, हेमालीन के लोगों का एक बहुत बड़ा मसला था। मसला क्या था? देयर वर टू मैनी रैट्स इन द हेमालीन, हेमालीन में बहुत ज़्यादा चूहे थे। रैट्स मीन चूहे।
People tried everything to get rid of them but in vain. लोगों ने उनसे छुटकारा पाने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन वो बेफायदा हुई, बेसूद हुई। Even the cats could not do anything. हत्ता के बिल्लियां भी उनका कुछ ना कर सकें चूहों का। One day, एक दिन, the chief of the town called a meeting. उस कस्बे का जो सरदार था उसने एक मीटिंग बुलाई। He told that he would give 10 sacks of gold to anybody who saved them from rats. उसने कहा या उन्हें बताया कि वो उस शख्स को सोने की 10 बोरियां देगा जो बंदा उन चूहों से उनकी जान छुड़वाएगा, जो बचाएगा। ठीक है, सैक्स मीन बोरी होता है। फाइनली आखिरकार वन डे एक दिन अ स्ट्रेंजर केम टू हेमलीन, एक अजनबी हेमलीन आया। ही सेड टू द चीफ, उसने सरदार से कहा दैट के ही वुड रीड दैम, वो उन्हें छुटकारा देगा ऑफ रैट्स, चूहों से। एक दिन एक अजनबी शख्स आया, उसने कहा कि वो उन्हें उन चूहों से छुटकारा दिला देगा। देन फिर ही टुक हिज पाइप, उसने अपनी वो बीन उठाई, मुरली उठाई, एंड स्टार्टेड प्लेइंग, और बजाना शुरू कर दिया। एन ऑड, एक अजीब तरीके से, बट वंडरफुल ट्यून, लेकिन जो उसकी ट्यून थी वो खूबसूरत थी, हैरान कौन थी। ऑल द रैट्स इन द टाउन हेयर्ड द म्यूज़िक, उस कस्बे के तमाम चूहों ने म्यूज़िक की आवाज़ सुनी। एंड बिगैन टू रन टू हिम, और उसकी तरफ दौड़ना शुरू हो गए। एज ही वॉकड थ्रू द स्ट्रीट्स, जैसे जैसे वो उस गलियों से चलता गया, गुजरता गया। किन गलियों से? ऑफ हेमलीन प्लेइंग हिज पाइप, अपनी मुरली बजाते हुए हेमलीन की गलियों से गुजरता गया। मोर एंड मोर रैट्स फॉलोड हिम, ज़्यादा से ज़्यादा चूहों ने उसकी पैरवी की, यानी वो भी चूहे भी उसके पीछे चलते गए। द क्लेवर मैन, चलाक आदमी ने, टुक दैम ऑल टू द रिवर, उन सब को दरिया पर ले गया। देयर ऑल द रैट्स फेल इनटू द वाटर एंड ड्राउंड, वहाँ तमाम चूहे पानी में गिर गए और डूब गए। हेमलीन वाज फ्री फ्रॉम रैट्स, हेमलीन चूहों से आज़ाद हो गया। द पाइड पाइपर वेंट बैक टू कलेक्ट हिज रिवॉर्ड, रंगीन मुरली वाला या पाइपर वाला, पाइप वाला वापस अपना इनाम लेने के लिए गया। एज द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड, क्योंकि मसला हल हो गया। द चीफ बिकेम ग्रीडी एंड डिड नॉट वांट टू पे हिम एनी मनी, सरदार लालची हो गया और वो कोई भी रकम उसे देना नहीं चाहता था। द पाइड पाइपर, वो मुरली बजाने, रंगीन मुरली बजाने वाला, वाज वेरी एंग्री, बहुत गुस्से हुआ। ही थॉट टू टीच हिम अ लेसन, उसने उसे एक सबक सिखाना का सोचा। द पाइड पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन, रंगीन मुरली वाले ने अपनी मुरली दोबारा बजाना शुरू कर दी। आप देखें, आपके सामने है, वो अपनी मुरली या बीन बजा रहा है। दिस टाइम, इस मरतबा, ऑल द चिल्ड्रन इन द हेमलीन heard the music and ran after him, हेमलीन के बच्चों ने उस म्यूज़िक की आवाज़ सुनी और वो सब उसके पीछे दौड़ना शुरू हो गए, जितने भी बच्चे थे उस एरिया के। He took them all to the cave outside the city, वो उन्हें शहर से बाहर एक गार में ले गया। He then closed the cave door with a huge rock, उसने फिर एक बड़े पत्थर से उस गार के दरवाजे को बंद कर दिया। Only 2 children were left behind, सिर्फ 2 बच्चे पीछे रह गए। One little boy who had hurt his leg, एक छोटा बच्चा जिसकी टांग पर जख्म था। And the little girl who was deaf, और एक छोटी लड़की जो बहरी थी। Now, अब the chief was ashamed of breaking his promise, सरदार अपना वादा तोड़ने पर शर्मिंदा था। He and his people went to the cave
where the pied piper was sitting and begged for forgiveness. वो और उसके लोग उस गार की तरफ गए जहाँ पे वो रंगीन मुरली वाला बैठा था और उन्होंने अपनी माफ़ी मांगना शुरू कर दी। They even promised to give him 20 sacks of gold. हत्ता के उन्होंने 20 सोने की बोरियां देने का वादा किया। पहले 10 थीं, अब 20 हो गई। फाइनली आखिरकार द पाइड पेपर, मुरली बजाने वाला, बाजा बजाने वाला, द चिल्ड्रन लेट द चिल्ड्रन गो, बच्चों को जाने दिया। द पीपल ऑफ हेमलीन हैड लर्नड नेवर टू ब्रेक देयर प्रॉमिसेस। हेमलीन के लोग सबक सीख गए कि कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये स्टोरी लिखी गई है एंड्रिया डायमंड ने लिखी है। तो उसके बाद हमने इस स्टोरी से जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं उन क्वेश्चन के हमने आंसर करने हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल ऑफ हेमलीन। हेमलीन के जो लोग थे उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा था। तो अभी हमने स्टोरी में पढ़ा है कि वहाँ पे बहुत सारे चूहे थे, उन चूहों का उनको प्रॉब्लम था। तो इसका हम आंसर करेंगे पीपल ऑफ हेमलीन वर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ रैट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द चीफ ऑफ हेमलीन अनाउंस। जो हेमलीन का चीफ था, सरदार था, उसने क्या ऐलान किया था। तो अभी हमने पढ़ा है उसने ऐलान किया था कि जो भी उनको इन चूहों से छुटकारा दिलाएगा वो उस बंदे को 10 सोने की बोरियां देगा। तो इसका हम आंसर करेंगे चीफ ऑफ हेमलीन अनाउंस्ड टू गिव 10 sacks ऑफ गोल्ड टू द वन who would give solution to get rid of rats. नेक्स्ट है how was हेमलीन freed from rats। जो हेमलीन था उसकी चूहों से कैसे जान छूटी। वो एक पाइड पाइपर आया था, उसने अपनी जो मुरली थी, पाइप थी, वो बजाई थी। चूहे उसके पीछे आए, वो उनको दरिया पर ले गया, वो चूहे पानी में गिरकर डूब गए। तो इसका हम आंसर करेंगे पाइड पेपर प्लेड हिज पाइप, ऑल रैट्स केम आफ्टर हिम एंड फेल इनटू द रिवर्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वाई वाज द पाइड पेपर एंग्री विद द चीफ ऑफ हेमलीन। जो पाइड पेपर था वो हेमलीन के चीफ के साथ क्यों गुस्से हुआ। अभी हमने पढ़ा है क्योंकि वो अपने वादे से मुकर गया था, उसने वादा की खिलाफी की, इसीलिए वो गुस्से हुआ। बिकॉज चीफ डिड नॉट पे हिम द प्रॉमिस्ड मनी, क्योंकि सरदार ने वादा की हुई रकम उस जो पाइड पेपर था उसको देने से इनकार कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पाइड पेपर टीच अ लेसन टू द पीपल ऑफ हेमलीन। पाइड पेपर ने हेमलीन के लोगों को कैसे सबक सिखाया। उसने बच्चों को दोबारा मतलब वो अपनी पाइप बजाई पहले से कुछ ज़्यादा आवाज़ में, तो सारे बच्चे उस एरिया के इकट्ठे हो गए, उन सब को वो एक गार में ले गया और गार का दरवाज़ा एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। पाइड पाइपर, इसका हम आंसर करेंगे पाइड पाइपर अगेन प्लेड हिज पाइप, दिस टाइम ऑल द चिल्ड्रन केम बिहाइंड हिम एंड ही लॉक्ड देम इनटू अ केव। उसके बाद नेक्स्ट है वाई वाज द चीफ अशेम्ड। सरदार क्यों शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया था, इसीलिए वो शर्मिंदा हुआ। चीफ वाज अशेम्ड ऑफ नॉट फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस। तो ये आंसर हो गए हैं इस स्टोरी के। इन आंसर का मैं आपको रिटन शक्ल में दे देता हूँ। ये है आंसर, इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है जो कि आपके टेस्ट में और आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप ये आंसर अपने पास नोट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम हमसे क्या पूछा गया है।
आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी। इस कहानी के जो बेसिक एलिमेंट थे, आंसर थे, उनकी आपने शनाख्त करनी है। तो ये एक अमली काम है, आपने खुद ही देख लेना है कि बिगिनिंग में क्या हुआ, मिडल में क्या हुआ, एंडिंग पे क्या हुआ। ठीक हो गया। और उसमें करैक्टर कौन कौन से थे, किस जगह पे हुआ, प्लेस कौन सी थी और टाइम क्या था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, आपने खुद कर लेना है। उसके बाद है रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की जो महारतें होती हैं। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस वो होते हैं जिस तरह अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी है और स्टोरी पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने उनके आंसर किए हैं। इसी तरह पहले हम ये पोइम पढ़ चुके हैं, इस पोइम में से हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके हमने आंसर करने हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंप्रीहेंशन, कि कोई पैराग्राफ पढ़कर उसमें से आंसर देना। जो फर्स्ट है वो है हाउ डिड द ट्विन्स रिजेंबल एज मेंशन इन द पोइम। जैसा कि नज़म में उन जुड़वा बच्चों का जिक्र किया गया है, तो वो उनकी मुशाबहत कैसी थी, कैसी थी, वो बिल्कुल सेम थे, एक जैसे थे। उन मतलब कि शनाख्त करना मुश्किल था। ट्विन्स रिजेंबल ईच अदर इन फॉर्म ऑफ फीचर, फेस एंड लिम्ब। चेहरे के लिहाज से, अज़ा के लिहाज से, खसूसियात के लिहाज से वो एक जैसे थे। नेक्स्ट है हाउ डिड पीपल टेक देम। लोगों ने उन्हें कैसे लिया था। लोगों ने एक की जगह दूसरे को लेना शुरू कर दिया था। जब एक आता था तो उसकी जगह जब दूसरा लड़का आता था तो वो ये समझते थे कि पहले वाला आया हुआ है। पीपल टुक देम फॉर वन एंड अदर, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हेन डिड द ट्विन्स मिक्स अप। बच्चे कब मिक्स हो गए थे। आपको याद होगा कि जब उनको नर्स नहला रही थी तो तब उस नर्स से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए थे। दे मिक्सड अप व्हेन आफ्टर बर्थ नर्स वाज बाथिंग देम। पैदाइश के बाद जब नर्स उनको नहला रही थी तो वो मिक्स हो गए थे। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द ट्विन्स व्हेन दे वर एट स्कूल। जब वो स्कूल में होते थे तो उनके साथ क्या होता था। आगे वाई लगा हुआ है, और क्यों होता था। जब वो स्कूल में होते थे तो एक लड़का गलती करता था, उसकी गलती की सज़ा दूसरे को मिलती थी, क्योंकि उनसे पहचान नहीं होती थी कि गलती इसने की है या उसने की है। तो इसी वजह से एक की गलती की सज़ा दूसरे को मिलती थी। तो एट स्कूल हिज ब्रदर मेड। अब पहला मेड आपने लिखना है MADE, जिसका मतलब होता है बनाना, और आगे MAD जिसका मतलब होता है अहमक, बेवकूफ़। मेड मिस्टेक्स, अहमकाना गलतियां करता था। एंड पीपल पनिश्ड हिम इन हिज ब्रदर्स प्लेस, तो लोग उसके भाई की जगह उसे सज़ा देते थे। उसके बाद व्हाट क्वेश्चन डिड द पीपल आस्क इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम। सॉरी, व्हाट क्वेश्चन डिड द पोइट आस्क इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम। इस नज़म की आखिरी लाइन में शायर ने क्या सवाल पूछा। तो शायर ने यही सवाल पूछा कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, ये साबित करने के लिए कि तुम हो, कि अपने भाई नहीं हो, कि तुम हो। तो इसका आंसर द पोइट आस्क्स इन द लास्ट लाइन्स व्हाट वुड यू डू टू प्रूव यू वर यू। शायर आखिरी लाइन में पूछता है कि तुम अपने आप को साबित करने के लिए कि तुम थे, क्या करते। उसके बाद है आइडेंटिफाई एंड राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोइम। द ट्विन्स देन राइट अ पोइम यूजिंग दीज राइमिंग वर्ड्स। आपने इस पोइम में से जो राइमिंग वर्ड हैं, जो हम काफिया अल्फाज हैं, उनकी शनाख्त करनी है, उनको नोट करना है और फिर एक नज़म लिखनी है उन राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, खुद कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच की कंप्लीट वीडियो मेरे इस चैनल पे मौजूद है। आपने प्लेलिस्ट में जाना है
ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आगे आपने फिगर्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है, पूरी वीडियो बनी हुई है, डिटेल की वीडियो है, उसको आपने वॉच कर लेना है। तो बहरहाल अभी हम इसको सरसरी नज़र कर लेते हैं। फर्स्ट जो है एलिट्रेशन। अब देखना है कि एलिट्रेशन क्या होता है। Alliteration is the use of same letter or sound at the beginning of the words in a line of a poetry। शायरी की एक लाइन में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनके लेटर यानी फर्स्ट स्पेलिंग सेम हो या उनकी साउंड सेम हो, तो उसको हम कहते हैं। मिसाल किस तरह की है, एग्जाम्पल्स। द पाइड पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन। अब देखें, पाइड पी से है, पाइपर पी से है, प्लेइंग पी से है, पाइप पी से है, यानी सेम साउंड या सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं और ये बिगिनिंग में है। दूसरी एग्जांपल को देखें। बेन ब्लू अ बिग ब्लू बबल विद बबल गम। इसमें देखें तो बेन बी से है, फिर ब्लू, बिग, फिर ब्लू, फिर बबल, फिर बबल। तो इसमें रेपिटिशन है सेम साउंड की और सेम लेटर्स की। इसको हम बोलते हैं कि ये इंग्लिश में एलिट्रेशन है ग्रामर के रूल से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोल। ये क्या चीज़ होती है। हाइपरबोल इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूटिलाइजेज एक्सट्रीम exaggerations to emphasize certain quality of features। जब हम जो हाइपर बोल होता है, ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके इस्तेमाल से हम किसी चीज़ में मतलब अपनी बोल चाल में एक बात का इजाफा कर देते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर हम जाहिर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बढ़ा चढ़ा कर जाहिर करना। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू। मैं मिलियन काम, अब देखें वो कह सकता था कि 2-4 मेरे काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसने क्या कहा, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू। मेरे पास मिलियन काम्स हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर शो किया। इसी तरह दिस सूट केस वेज अ टन। इस सूट केस का जो वज़न है वो 1 टन है। अब इतना बढ़ा चढ़ा के उसने ज़ाहिर किया है। तो नॉर्मल से किसी बात को बढ़ा चढ़ा के ज़ाहिर करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा के, तो उसको हाइपरबोल बोलते हैं। उसके बाद है एसोनेंस। Assonance is a repetition of the same or similar vowel sound within words, phrases or sentences। एनोसेंस क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, ये रेपिटिशन होती है सिमिलर वावल साउंड की। और ये कहाँ पे होती है, ये होती है वर्ड के एंड पे। अगर वर्ड के स्टार्ट में हो और सेम साउंड या सेम स्पेलिंग रिपीट हो रहे हों तो वो होगी एलिट्रेशन। अगर वर्ड के एंड पे आपकी जो साउंड है वर्ड्स की वो रिपीट हो रही है या स्पेलिंग रिपीट हो रहे हैं तो वो होगा एसोनेंस। इसमें डिफरेंस ये है। In assonance the word must be close enough for the repetition of the sound to be noticeable। एग्जाम्पल देखें, the man with the hat had a bad apple। अब देखें, man with the hat, hat had bad, ये तीनों की साउंड मिलती जुलती है। इसमें डी डी 2 दफ़ा है और इसमें टी है, टी और डी है, मिलती जुलती साउंड है। उसके बाद ही ईट्स द स्वीट्स ट्रीट्स, ईट्स स्वीट ट्रीट, इनकी साउंड मिल रही है और ये वर्ड के एंड पे आ रहे हैं। डिफरेंस ये जहन में रखना है कि अगर बिगिनिंग में हो तो एलिट्रेशन, अगर एंडिंग में हो तो वो एसोनेंस होता है। अब आगे देखते हैं। Read the poem The Twins again and notice the use of alliteration and hyperbole। पोइम द ट्विंस अगेन आपने रीड करनी है और एलिट्रेशन और हाइपरबोल को आपने क्या करना है, नोटिस करना है। फाइंड एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस इन द स्टोरी द पाइड पाइपर। द पाइड पाइपर स्टोरी में आपने कम से कम 2 मिसालें तलाश करनी हैं। तो वो हैं, हम देख लेते हैं इसमें द ट्विंस में।
इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। ये हो गई मतलब एलिट्रेशन और हाइपरबोल की एग्जाम्पल को हम पहले देखते हैं, जिसमें एलिट्रेशन पहले आया हुआ है। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, एज वी वर बीइंग वॉच्ड बाय नस, ये एलिट्रेशन हो गया। और हाइपरबोल की एग्जाम्पल को देखें, इट रीच्ड अ फेयरफुल पिच yet not a soul knew which this water likeness ever dodged। ठीक है, उसके बाद हमने इस स्टोरी में से दो एग्जाम्पल एसोनेंस की देखनी है। फर्स्ट है वन लिटिल बॉय हु हैड हर्ट हिज लेग, पीपल ट्राइड टू गेट रिड ऑफ देम। ट्राइड और रिड, इसमें साउंड देखें एंड पे सेम आ रही है, और इसी तरह हैड हर्ट, इसमें भी सेम साउंड एंड पे आ रही है। उसके बाद है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, इन वर्ड्स को इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। लिम, ये अज़ा होता है बॉडी का, तो ये पार्ट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। किथ एंड किन, रिश्तेदार या दोस्त होते हैं, तो ये रिलेटिव्स आएगा। फेयरफुल, खौफनाक होता है, तो ये फीलिंग और शोइंग फेयर और एंजाइटी। और फ्रूटलेसली, बेफ़ायदा होता है, तो ये विदाउट रिजल्ट्स और सक्सेस, ये आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग लाइंस इन सिंपल सेंटेंसेस। मुंदरजा झैल लाइनों को सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है। सॉरी, इससे पहले जो हम कर चुके हैं इनका आपको मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया, उसको आप देख लें। ये इस स्टोरी के अंदर आने वाले क्वेश्चन थे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आगे हम देखते हैं, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस जो थे इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर में आपके यही काम आएंगे। उसके बाद एलिट्रेशन, हाइपरबोल और एसोनेंस की एग्जांपल्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आगे बारी है सिंपल सेंटेंसेस की। तो फर्स्ट हम सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं कि कैसे हमने कन्वर्ट करना है इनको। दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, इसको आप सिंपल सेंटेंस में इस तरह लिख सकते हैं, पीपल थॉट मी इन प्लेस ऑफ माई ब्रदर, के लोगों ने मुझे अपने भाई की जगह लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है फॉर वन ऑफ अस वाज बॉर्न अ ट्विन, तो इसको आप सिंपल में बिकॉज आई हैव अ ट्विन ब्रदर। इसको उसके बाद है वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, हम मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गए, तो इसको आप सिंपल में लिख सकते हैं आवर आइडेंटिटीज चेंज्ड इनटू ईच अदर्स, कि हमारी जो शनाख्त थी वो एक दूसरे के साथ तब्दील हो गई थी। उसके बाद है दिस वाटर लाइकनेस एवर डॉज्ड, इसको हम सिंपल में लिख सकते हैं माई रिजेम्बलेंस विद माई ब्रदर ट्रबल्ड मी। नेक्स्ट और लास्ट है एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉज्ड, तो इसका आप सिंपल में लिख सकते हैं दे ऑलवेज बीटेड मी विद अ स्टिक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। रिमेंबर, अ प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है जो कि किसी नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोनाउन की कंप्लीट वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट एट्सेट्रा। ही, शी, इट ये प्रोनाउंस हैं। लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस इन इंग्लिश आल्सो हैव अ केस, नाउन्स की तरह प्रोनाउंस के भी इंग्लिश में केसेस होते हैं। कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पजेसिव केस होता है। डिटेल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है इस चैनल पे। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? प्रोनाउन की वो शक्लें जो हम बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्टिव केस होगा, जैसे आई, वी, ही, शी, दे, हु।
और प्रोनाउन की वो शक्लें जिनको हम बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। उनकी शक्लें कौन सी हैं? मी, अस, हिम, हर, देम, हु। और पजेसिव केस प्रोनाउन की वो शक्ल जिसको हम बतौर पजेसिव मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे माई, आवर, हिज, हर, देयर, हु। ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो गया। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, यूज़ अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। हमने मुनासिब प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए इन खाली जगह को फिल करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास वाज ड्राइंग माई हेयर आफ्टर टेकिंग श्योर। नहाने के बाद या श्योर लेने के बाद मैं अपने बालों को खुश्क कर रहा था, तो ये आएगा आई वाज ड्राइंग माई हेयर आफ्टर टेकिंग श्योर। उसके बाद इज़ यूजुअली हॉट दिस ईयर्स। अब जब मौसम की बात आती है तो तब हम जो सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल हम करते हैं वो होता है इट। इट इज़ अनयूजुअली हॉट दिस ईयर्स। उसके बाद है वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं। डैश वर हेयर अ मिनट अगो। बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा दे। दे वर हेयर अ मिनट अगो बट नाउ आई कांट सी देम। अब यहाँ पे देम क्यों आएगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था। देम एनीवेयर। अमजद एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर अ स्विम। डू यू, ये सब्जेक्टिव केस आएगा। डू यू वांट टू गो विद अस, ये ऑब्जेक्टिव केस है इसीलिए अस आएगा। उसके बाद मिसेज मलिक ब्रदर ब्रॉट हर बेबी डॉटर्स टू द पिकनिक। शी फेड, क्योंकि पीछे मिसेज आ गया है, एक लड़की का नाम आ गया है। शी फेड हर, आगे फिर लड़की के लिए प्रोनाउन यूज होगा हर। योगर्ट एंड बिस्किट्स। डैश हैव डन आवर ड्यूटी। आवर की वजह से हम पीछे जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो लगाएंगे हम प्लूरल। वी हैव डन आवर ड्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है? पहचान इनकी ये है, इनके साथ आपको लफ्ज़ सेल्फ नज़र आएगा। अगर वो सिंगल के लिए होंगे तो सेल्फ, अगर वो प्लूरल के लिए होंगे तो सेल्व्स आपको नज़र आएगा। ये इनकी शनाख्त है। अब ये होते क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर द सेम। जब किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम चीज़ हो, सेम पर्सन हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। द वर्ड लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग। मंदरजा झैल को पढ़िए। शी वॉज लुकिंग टू हर सेल्फ इन द पिक्चर। अब देखें, शी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वो खुद है, हर सेल्फ। तो शी वॉज लुकिंग टू हर सेल्फ इन द पिक्चर, वो अपने आप को तस्वीर में तलाश कर रही थी। ठीक है। ही लुक्ड हिमसेल्फ इन द रूम। ही सब्जेक्ट और हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट। ही सॉरी लुक्ड नहीं है, लॉक्ड है। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया। ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम थिंग हो, सेम पर्सन हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर द टेस्ट, उन्होंने अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार किया। वी हैव बिल्ट द हाउस आवरसेल्व्स, हमने खुद मकान तामीर किया, हम खुद मकान तामीर कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मुनासिब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हुए हमने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। ही सेट, ही के साथ जो रिफ्लेक्सिव आता है वो हिमसेल्फ आता है। ही सेट हिमसेल्फ अ हार्ड मिशन। आई वॉज सिटिंग बाई, आई के साथ माई सेल्फ होता है। आई वॉज सिटिंग बाई माई सेल्फ। द गर्ल,
चॉक्ड, गर्ल के साथ हर सेल्फ आता है। द गर्ल चॉक्ड हर सेल्फ, लड़की ने अपना गला दबा दिया। यू के साथ योर सेल्फ होता है। योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। द सिटी, बेजान चीज़ हो तो हम इट इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिटी है, सिटी itself is not very large। they themselves, दे प्लूरल में है तो आगे सेल्फ नहीं आएगा, सेल्व्स आएगा, themselves, they themselves admitted their mistake, तो ये खाली जगह होंगी। आगे प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट की भी एक डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर आपने वो देख लेनी है। अब देखते हैं रीड मी। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट मीन्स अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इटसेल्फ इट्स एंटीसीडेंट इन जेंडर एंड नंबर्स। जो प्रोनाउन है वो उसका एग्रीमेंट होना चाहिए किसके साथ, जिसके लिए वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो जेंडर के हिसाब से भी और नंबर के हिसाब से भी। अब आगे हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप। द पाइड पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज। अब पाइड पाइपर एक मर्द था और सिंगल था, इसीलिए हमने हिज का यूज़ किया है, ना कि हर का, ना इसका दैम का, ठीक है, तो हिज आया है, ना ही इट्स का इस्तेमाल किया है। हिज पाइप अगेन। दिस टाइम ऑल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल में है तो आगे जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल वाला होगा। इन हिमलिन हेयर्ड द म्यूजिक एंड रैन आफ्टर हिम। अब चिल्ड्रन प्लूरल हैं, वो किसके पीछे जा रहे हैं, वो सिंगुलर है, पाइड पेपर, ठीक है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस वाला जो प्रोनाउन है वो यूज़ करेंगे, सिंगुलर वाला, क्योंकि वो पाइड पेपर सिंगुलर था, इसीलिए हिम। उसके बाद है ही टुक देम ऑल टू द केव आउटसाइड द सिटी। अब इधर देखें, चिल्ड्रन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो देम है, ठीक है ना, प्लूरल में है। उसके बाद ही देन क्लोज द केव डोर। ही से मुराद वो पाइड पेपर है, सिंगुलर है, इसलिए ही यूज़ किया गया। विद अ ह्यूज रॉक द पीपल ऑफ हेमलिन कुड नॉट ओपन इट। इसे ओपन नहीं कर सके, उस वार को, वो सिंगुलर है और बेजान है, इसलिए इट यूज़ किया गया है। रीराइट द गिवन पैराग्राफ, मेक श्योर द प्रोनाउंस आर इन एग्रीमेंट विद देयर नाउन्स। ये मैं जल्दी जल्दी आपको रीडिंग करवा देता हूँ और इसमें जहाँ जहाँ प्रोनाउन की मिस्टेक होगी मैं आपको बताता जाऊँगा। फाइनली वन डे अ स्ट्रेंजर केम टू हेमलिन। दे सेड, दे नहीं आएगा, ही सेड टू द चीफ दैट इट वुड, ही वुड, सॉरी, दे वुड गेट रिड, हाँ दे यहाँ पे आएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं। He said to the chief that it would get rid of rats. Then he took their pipe and started playing an odd but wonderful tune. All the rats in the town heard the music and began to run to him. His की बजाय him आएगा। उसके बाद as he walked through the streets of Himalayan playing his pipe, him नहीं, his pipe, more and more rats followed him. उसके बाद है the clever man took it all to the river, took them आएगा, there all the rats fell into the water and drowned. उसके बाद है indefinite pronoun। indefinite pronoun कौन सा होता है, वो वाले pronoun होते हैं
जब हम उनको यूज़ करें तो ये ना कंफर्म हो कि ये किस शख्स की तरफ, किस चीज़ की तरफ इशारा है। उससे मुराद कोई आम चीज़ हो सकती है, कोई आम शख्स हो सकता है। The indefinite pronouns refer to a person or thing in a general way, general, आम तरीके से, but do not refer to any person or thing in particular. वो किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा ना हो। जैसे I will take you there. There क्या है? indefinite pronoun है। इससे मुराद कोई पता नहीं वो कहाँ लेकर जाता है, बस यही कहता है कि I will take you there, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। Some water was spilled. Some water कुछ पानी, उससे पता नहीं है कि वो किस तरह का पानी था। तो some और there ये होंगे indefinite, और indefinite pronouns की भी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है। I shall be glad to help everyone in studies. Everyone indefinite है। उसके बाद है read the story The Pied Piper and encircle the indefinite pronouns. आपने स्टोरी को अगेन पढ़ना है और उसमें जो इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं उनको आपने इनसर्कल करना है। उसके बाद टेंसेस। टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रीड पैराग्राफ 1 ऑफ द स्टोरी द पॉइड पाइपर एंड रीराइट इट यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हुए आपने इस स्टोरी का फर्स्ट पैराग्राफ अगेन लिखना है। उसको भी हम कर लेते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह यूज़ होता है? टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस एज। हैबिचुअल एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो ये रोज़ाना एक मामूल बना हुआ है कि हैबिट है हमारी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग को अर्ली उठना भी हमारी हैबिट बन चुकी है। और टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एज, या जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। मतलब द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। उसके बाद टू टेल यूजुअल एक्ट्स, माई मदर कुक्स delicious food. To tell general facts and schedules as, इनके यूजेस लिखे गए हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। आई स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, द ट्रेन लीव्स एट 10 PM। उसके बाद है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज़ करते हैं? दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एज। जब आप किसी को कोई बात बता रहे हैं उस वक्त जो काम हो रहा हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे आई एम वॉकिंग डाउन टू द स्ट्रीट, वो गली के नीचे जा रहा है, चल भी रहा है और साथ बता भी रहा है, उसी वक्त बता रहा है जब वो चल रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर रूल्स, टीचर अंग्रेज़ी के ग्रामर के रूल्स पढ़ा रहा है इसी वक्त। उसके बाद फॉर अ टेम्परेरी एक्शंस विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और उस वक्त भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं जब टेम्परेरी एक्शन हो जो कि हम स्पीकिंग के वक्त नहीं कर रहे होते। आई एम रीडिंग हेनरी फील्डिंग, जैसे मैं हेनरी फील्डिंग की रीडिंग कर रहा हूँ, यानी एक मैंने मामूल बनाया हुआ है, आजकल मैं वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब वो बता रहा है उस वक्त नहीं पढ़ रहा था, तो ये उस वक्त भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ होता है। फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में अगर कोई काम आपने प्लान कर रखा है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक साइंस प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट बनाने, मैं एक साइंस प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, वो अभी तो नहीं बना रहा लेकिन उसका जो प्लानिंग है वो
माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल कल पहुंच रहे हैं। उसके बाद है पुट द गिवन वर्ब्स इन करेक्ट प्रेजेंट टेंस, सिंपल और कंटिन्यूस। सिंपल में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। माई मदर पोटैटोज इन द किचन एट प्रेजेंट आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। माई मदर इज़ पीलिंग पोटैटोज इन द किचन एट प्रेजेंट। दे लीड अ हैप्पी लाइफ, दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। माई अंकल ओन्स दिस हाउस बट आई एम लिविंग इन इट एट प्रेजेंट। आपको बताया कि अगर प्रेजेंट आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस समझा जाता है, ठीक है। तो पीछे प्रेजेंट सिंपल आएगा और कामा के आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, आई एम लिविंग आएगा। आई नॉट विश टू टॉक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट, आई एम नॉट विशिंग टू टॉक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट। इज द गार्डनर watering the plants, asked my father. Zara is admiring the poetry of Allama Muhammad Iqbal. इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट सिंपल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी। आई यूजुअली go to school, I am usually go to school by bus but today I am going on foot। इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट सिंपल में भी लिख सकते हैं। I know what you think about, इसको प्रेजेंट सिंपल में लिख दें, जैसे है बस ब्रैकेट हटा दें। The teacher advises the students to frame a timetable for the holidays, is advising इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले जाएं। The teacher is advising the students to frame a timetable for the holidays। उसके बाद है राइटिंग स्किल्स। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज क्या होता है पहले इसको देखते हैं। Paraphrasing a stanza means to restate the writer's ideas in your own words in clear and simple language, easily understandable prose। जब किसी पोइम का आपको स्टैंजा दिया जाता है और कहा जाता है कि आपने इसको पैराफ्रेज करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस स्टैंजा को आपने अपने अल्फाज में दोबारा लिखना है। वो अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं जो अंडरस्टैंडेबल हो, यानी इजी वर्डिंग हो, क्लियर हो, और ख्यालात उसके शायर के हों और अल्फाज आपके हों, और उनको आपने फिर पोइट्री शक्ल में नहीं लिखना, उसको आपने प्रोज की शक्ल में लिखना है, नसर की शक्ल में। तो ये है हमारे पास इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर, it puzzled all our kith and kin, it reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which। तो ये हम अभी करते हैं सिंपल सेंटेंसेस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बाद हमारे पास है पैराफ्रेज। इसको हमने देखना है। In this stanza, the poet describes the complicated situation of the twin brothers who had to face a lot of problems. He looked so similar to his brother in form, features and limbs that there was no difference in him and his brother. Even his parents could not recognize both of them as they got taking one of the other. All the relatives were also very confused about this matter. This matter turned into a worse situation because nobody knew the one who was born twin। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये आपका पैराफ्रेज हो गया। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
उसके बाद हमारे पास है समरी स्किल्स। इसको पहले देखते हैं। रीड मी। अ समरी इज़ अ ब्रीफ organization of a poem into a prose paragraph. It is identifies the central idea of the poem. समरी क्या होती है? किसी भी पोइम की को रीड करना होता है। उस रीडिंग के बाद आपने उसको प्रोज की शक्ल में लिखना है, नसर की शक्ल में लिखना है, और उसके सेंट्रल आइडिया की आपने शनाख्त करवानी है। इस अंदाज से लिखना है कि इसका सेंट्रल आइडिया किस तरह बनता है। ठीक है, तो राइट द समरी ऑफ द पोइम द ट्विंस। समरी राइटिंग टिप्स। समरी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आप इस पोइम के लिखेंगे? उसमें होगा राइट इन ओन वर्ड। समरी को अपने ही अल्फाज में लिखना है। यूज ओनली थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही शी इट दे नेम। सिर्फ आपने थर्ड पर्सन चूज़ करने हैं प्रोनाउन के, और कोई नहीं यूज़ करना। फोकस ऑन द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द पोइम। उस पोइम के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उनका जो सीक्वेंस है वो बरकरार होना चाहिए। और जॉट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सिर्फ आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं। और री रीड एंड ओमिट अननेसेसरी डिटेल्स। और जो गैर ज़रूरी वजाहत है, तफसील है, उसको आपने छोड़ देना है। तो उसके बाद समरी हम रीड कर लेते हैं। Summary of the poem. The poem The Twins is written by Henry Shamrock Lee. This is a favorite poem of young children. In this poem, the poet describes that there were two brothers. They were twins. They bore closely resemblance to each other on the basis of their form and features and limbs. They got mixed by a nurse when they were being washed. It was very difficult to recognize both of them when they were at school. One was beaten up for the follies of the other. At the end of the poem, the poet put a question in dilemma. What would you do to prove that you were you if you were me? एंड पे वो ये सवाल करता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। आगे देखते हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग करनी है आपने। स्वैप योर नोटबुक विद योर पीर एंड आस्क हिम हर टू हाईलाइट द वर्ड्स शोइंग प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप you may take help from page number 28. Write a paragraph about your daily routine using the simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी डेली रूटीन के बारे एक पैराग्राफ लिखना है। I wake up early in the morning. I say my prayers of fajrs. I spend 15 to 20 minutes reciting the Holy Quran. I get ready for school. I take my breakfast and go to my school on my bicycle. After school, I change my clothes, take lunch and take a rest for 2 hours. At 4 p.m. my tutor arrives at my home. I study for 2 hours. Then I go with my friends to play cricket. I come back home around 7:30 p.m. I take my dinner and sit with my family for an hour. I watch TV and meanwhile I chit chat with my siblings. I sleep at 9 p.m. ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।